और कवि सच ही लिखता है। अच्छा। मेरी जो कविता संग्रह आई है, काव्य संग्रह न्याय पथिक, वो न्याय के लिए संघर्ष है। क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, उसके पहले मेरा कोई जुड़ाव नहीं था साहित्यिक पत्र पत्रिका से। कादम्बनी को पढ़ने के बाद मेरा रुचि बढ़ा कि रही साहित्य में इस तरह की किताबें भी आती है। फिर वागार्थ पढ़े, ज्ञानोदय बाद में आया, और फिर इसी तरह से साहित्यिक पत्र पढ़ते रहे। हंस पढ़े, कथादेश, दृश्य, विस्मय दृश्य, झिलमिल झिलमिल, न्याय का घर भी, बिचौलिए, विद्वान वकील, शायर, फंतासी लगे, और यूं ही आदेश और निर्णय, बिकते और बिगड़ते भी, अदालत, चुने और गारे का, पीठासीन सज्जन सज्जन नहीं रहा, गांधी, बुद्ध और अंबेडकर के पैरोकार भी नहीं। तो शुरुआत जो है जब सिरघाटी में आए तो प्रभात खबर पत्रिकाएं छपती थी, अखबार आती थी। संडे में रविवारीय कविता लिखो प्रतियोगिता आता था पेज, तो उस और फिर वो कई माह चले। फिर मैंने हस्तलिखित पर आभा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाला, हम और राजेश दोनों मिलकर। इसके बाद जब हम वकालत क्षेत्र में चले आए, राजेश जोशी, उनके साथ मंच साझा किया हूँ। जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहे हैं। कृष्ण चौधरी जी, वो भी हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते हैं, उनके साथ मंच साझा किया हूँ। और मैंने पटना में भी गया हूँ प्रोग्राम में, गया में, धनबाद, जनवादी लेखक संघ के माध्यम से। अछूता नहीं रहा चौपाल, गांव ज्वार का, ढोल करताल से उड़ते रंग गुलाल, धर्म, जाति और भाईचारे का रंग बदरंग हो गया है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और संवेदना से सजी मानव के अमूल्य श्रृंगार गोया इतिहास हो गया है। अलंकृत होना चाहता हूँ मैं। फिर मुझे बहुत हौसला मिला, और उसके बाद जब ये किताब आई तो मुझे लगा कि मुझे और बेहतरीन रचनाएं लिखनी है। अच्छा, एक जिम्मेदारी बढ़ गई, एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा। आप देख रहे हैं विजन आजकल, और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उदय यादव जी। उदय जी पेशे से अधिवक्ता हैं, और एक कवि के रूप में भी इनकी अच्छी पहचान है। और अभी हाल के दिनों में ही इनकी एक काव्य संग्रह आई है, न्याय पथिक। इससे कविता संग्रह में दो चीज़ें साथ साथ हैं। आप इसके आवरण पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है, और नाम भी है न्याय पथिक। चूँकि ये पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं और कवि भी हैं, तो ये नाम क्यों रखा इन्होंने, इसके पीछे क्या कारण है, और साहित्यिक जो जुड़ाव इनका रहा वो बहुत लंबे समय से है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। अब रही बात शेरघाटी की, तो शेरघाटी बहुत ही साहित्य को लेकर उर्वरक धरती रही है। यहाँ पर कई बड़े नामवर कवि, शायर रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो युवा पीढ़ी है उनमें कुछ कमी आ रही है। अभी युवाओं में अगर कहें तो कुछ चेहरों में से एक चेहरा उदय यादव का भी है, जो साहित्य में आगे बढ़ रहे हैं, शेरघाटी का नाम रोशन कर रहे हैं। उदय जी, आपका स्वागत है विजन आजकल में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, एक वकील, अधिवक्ता, एक कवि, ये दोनों विपरीत है। कवि को सच कहना पड़ता है, चाहे सामने कोई भी हो, हर किसी के लिए उसको सच कहना ही पड़ता है, और वो सच कहता है जो कवि है। और वकील को झूठ बोलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। ये दोनों, और सच और झूठ का जो मिलन है, इसको कैसे आप संभाल पाते हैं? ये दोनों चीज़ें लेके चलना आपके लिए कितना आसान है या मुश्किल है? एक अधिवक्ता न्याय के लिए संघर्ष करता है। अच्छा, उसमें सच का ही मात्रा अधिक होती है। अच्छा, और कवि सच ही लिखता है। अच्छा। मेरी जो कविता संग्रह आई है, काव्य संग्रह न्याय पथिक, वो न्याय के लिए संघर्ष है। क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैंने इस किताब का नाम न्याय पथिक रखा है। ये साहित्यकार बनने का या कवि बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
किन से मिली, कैसे शुरुआत हुआ ये कि हमको कविता में जाना चाहिए, कवि बनना चाहिए या कुछ लिखना चाहिए, साहित्य में रुचि बढ़ी कैसे आपकी? मैं 94 में 1994 में आंध्र प्रदेश गया था। शुरुआत में शिक्षण कार्य करता था। 1900 क्या टीचर थे। जी। 1994 से कंटिन्यू मैं बच्चों को पढ़ाता था। आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में अच्छा। पुष्पगिरी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में मैं वहाँ अध्यापन कार्य किया हूँ। तो उस विद्यालय में एक हिंदी टीचर की ज़रूरत थी। हमारे कज़िन जो है वहाँ एनटीपीसी में जॉब करते थे, तो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, भतीजे लोग। तो जो स्कूल के डायरेक्टर थे विवेकानंद रेड्डी, उन्होंने कहा कि एक हिंदी टीचर आप लाइए अपने बिहार से। तो पहले उस समय पोस्ट कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड से पत्रचार हुआ और उस पत्रचार के माध्यम से हम कड़प्पा पहुँचे और मैंने वहाँ पढ़ाया, 2 साल कंटिन्यू पढ़ाया। उस विद्यालय में एक वार्षिकोत्सव में एक पत्रिका निकल रही थी, तो उसमें सारे टीचर्स और बच्चे भी अपने चुटकुला, कहानियाँ, प्रहसन, जोक्स वगैरह जो भी है मतलब दे रहे थे। तो 9th-10th के जो बच्चे थे कि सर आप भी कुछ दीजिए, हम लोग सब दे रहे हैं, आप तो पढ़ाते हैं, हमारे गुरु हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं काफ़ी चिंतन में किया, हाँ कोई रचना दीजिए। तो 14 जनवरी 1995 मेरी पहली कविता पुष्पगिरी पर ही मैंने लिखा और मैंने किताब में वहाँ प्रकाशित भी हुआ। प्रकाशन के बाद था उसका कुछ याद है? जी, वो किताब जो थी स्कूल के ऊपर ही लिखी गई थी, क्योंकि वह स्कूल सुनसान जगह पर था। अच्छा। तो मैंने लिखा है, निर्जन स्थान पर स्थित है एक मंदिर, लहलाती फसलों से घिरा मंदिर, सूरज की पहली लालिमा पड़ती है इस पर, तब बिखरते हरे भरे श्यामल खेतों पर। इस मंदिर में होती है विद्या की होती है पूजा, सूर लय की ध्वनि से कड़प्पा धरा गुंजा, विविध धर्म अनुयायी पठन पाठन में है लीन, प्रेम सद्भाव सुरभित ना कोई सुगंधहीन, हिंदी तेलुगु अंग्रेजी भाषा की है सुरसरी, इसलिए इस विद्या मंदिर का नाम है पुष्पगिरी। ये पहली कविता, ये मेरी पहली रचना। चलिए फिर कैसे आगे कैसे चलते? उसके बाद जब किताब में छपी तो मुझे बहुत ऊर्जा मिला और फिर मैंने बहुत सी साहित्यिक पत्रिका पढ़ा, कामायनी, यशोधरा, साकेत, रामायण और प्रेमचंद की कहानियाँ। तो इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। सबसे पहली पत्रिका मैंने कादम्बनी खरीदा। मैंने उसके पहले मेरा कोई जुड़ाव नहीं था साहित्यिक पत्रिका से। कादम्बनी को पढ़ने के बाद मेरा रुचि बढ़ा कि रही साहित्य में इस तरह की किताबें भी आती है। फिर वागार्थ पढ़े, ज्ञानोदय बाद में आया और फिर इसी तरह से साहित्यिक पत्रिका पढ़ते रहे। हंस पढ़े, कथादेश। तो और कविता ही में रुचि रही या लेख वगैरह या और कहानी वगैरह क्या? मैंने अभी 3 कहानियाँ लिखा हूँ। अच्छा। वो अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, लेकिन इंटरेस्ट कविता में ही ज़्यादा है। शेरघाटी में फिर वहाँ से जब यहाँ कब आए, कैसे फिर यहाँ कैसे माहौल बना शेरघाटी में? जब शेरघाटी में आए, वहाँ से कितने दिन रह के आ गए? वहाँ 2 साल रहे। अच्छा। 96 में शेरघाटी आ गए जी। इसके बाद उर्दू मिडिल स्कूल शेरघाटी कदीर सर पहला स्कूल मेरा है जहाँ मैंने पाँव रखा। वहाँ से मुझे उत्साह भी वर्धन हुआ, काफ़ी कदीर सर उत्साहवर्धन किए। फिर रॉयल पब्लिक स्कूल लॉन्च हुआ तो मैंने फिर वहाँ पढ़ाया जी। और रॉयल पब्लिक स्कूल में मैं लगभग 20 साल तक पढ़ाता रहा, कोचिंग शमीम सर के माध्यम से कोचिंग में जी। तो शुरुआत जो है जब शेरघाटी में आए तो प्रभात खबर पत्रिकाएं छपती थी। रविवार ये कविता लिखो प्रतियोगिता आता था पेज, तो उस पर मेरी कविता आने लगी। तो यहाँ सुभाष भाई, फिर आप सब हमसे जान पहचान हुआ, परिचय हुआ और इस तरह कारवां बढ़ता गया। सरोज भैया के पास मिले, आपने सरोज भैया से मिलाया हमें और उन्होंने फिर छंद मुक्त कविता कैसे लिखें और कविताओं के बारे में विशेष ज्ञानवर्धन किए और इस तरह से धीरे धीरे कविता के प्रति रुझान बढ़ता गया। उदय जी, ये पठन पाठन से जब आप कुछ व्यवसाय की तरफ भी आए, आपकी शायद कोई यहाँ पे साहित्य सदन दुकान भी थी,
और वहाँ पर आप कुछ हस्तलिखित पत्रिका भी निकालते थे। तो ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई आपकी और कैसे लोगों से जुड़े आप? जब मैं यहाँ बच्चों के जब लिखने पढ़ने लगे, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जब हमारी दुकान में आते थे, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि कविता लिखो प्रतियोगिता एक पोस्टर पत्रिका चलाई जाए। और फिर वो कई माह चले। फिर मैंने हस्तलिखित पर आभा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाला, हम और राजेश दोनों मिलकर। इसके बाद जब हम वकालत क्षेत्र में चले आए तो ये सब छूट गया। राजेश भी जॉब में चला गया और फिर मैं तो कैसे उसमें कविता कहाँ से इकट्ठा करते थे आप, जो पत्रिका निकालते थे हस्तलिखित? स्कूली बच्चे अच्छा। स्कूली बच्चे देते थे हाँ। और जिसमें कई बच्चे जो है बहुत अच्छी रचनाएं देते थे। उरुसा जवी की कविताएं बहुत सुंदर होती थी। बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, उनकी अपनी मौलिक रचनाएं होती थी। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो हैं ऐसे उस पर कटाक्ष भी करते थे कि व्यंग करते थे कि ये बच्चे कहाँ से लिख लेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। अच्छा, तो क्या बच्चों की चीज़ को आप भी कोई अपने से सीनियर से भी कभी मिले कि अपनी कविता को ठीक करने के लिए आप कहीं किसी का सहारा लिया? मैं केवल शहरोज भैया से सहारा लेता था। जी, कथादेश में जब वो काम करते थे तो मैंने अपनी कविताएं 3 कविता भेजी थी। तो रमनिका गुप्ता संपादिका थी उस समय, वो उनकी कवि ये आम आदमी पत्रिका थी, युद्धरत आम आदमी, उसमें मेरी कविता छपी। जी। तो हम अपने व्यूवर्स को बता दें, ये शहरोज भैया जिन्हें बता रहे हैं, ये वही सैयद शहरोज कमर हैं जिनकी बहुत सारी किताबें हैं और ये मशहूर पत्रकार और लेखक हैं और शेरघाटी के मूल निवासी हैं। वर्तमान में ये रांची में रहते हैं, तो वो हमारे भी मित्र हैं। ये बताइए कि फिर ये अपनी तमाम रचनाओं को एकत्रित करके ये किताब का इरादा कैसे हुआ? ये आपकी इच्छा थी। अच्छा। एक लाइन में मेरी इच्छा? ये आपकी इच्छा थी। चलिए, थैंक यू। तो फिर कैसे सब कुछ मैं आगे करूँगा, ये बढ़ा कैसे फिर? हमने तो सिर्फ आपको कहा कि ये होना चाहिए, किया तो आपने ही, हमने तो सिर्फ कहा। असल तो आप ही तैर के निकले हैं। लेकिन आपकी प्रेरणा जो है, हमें भी लगा कि नहीं, किताबें आनी चाहिए। कुछ रचनाएं जो इधर उधर रखी हैं, बिखरी पड़ी हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। और उस किताब आने से हमें एक उत्साहवर्धन हुआ है और बेहतरीन रचना मतलब हमारे कलम से निकले, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। शेरघाटी की जो साहित्यिक गतिविधि है, पहले जो थी अभी जो है, आप किस तरह देखते हैं? कौन कौन लोग से आप प्रभावित रहे, परिचित रहे? क्या यहाँ पर क्या माहौल रहा साहित्य का? क्या क्या कहेंगे आप? यहाँ शहरोज भैया के अलावे मुझे लगता है कि साहित्यिक क्षेत्र में बहुत नहीं के बराबर हैं, कोई नहीं है। उर्दू साहित्य में हैं, बड़े नाम हैं, नवाब जयपुरी साहब हैं और भी कई फनकार हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में मुझे समझ में नहीं आता है। एक जगजीवन राम थे, टीचर थे, वे लिखते पढ़ते थे, लेकिन आज की जो कविता है उस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। नई कविता, नई धारा, सब ओझल हैं। और बाहर में शेरघाटी से बाहर किन किन कवियों से आपके जुड़ाव रहे या उनके साथ मंच साझा किया? राजेश एक बहुत बड़े कवि हैं, राजेश जोशी, उनके साथ मंच साझा किया हूँ। जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहे हैं। कृष्ण चौधरी जी, वो भी हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते हैं, उनके साथ मंच साझा किया हूँ। और मैंने पटना में भी गया हूँ प्रोग्राम में, गया में, धनबाद, जनवादी लेखक संघ के माध्यम से। तो ज़्यादातर तो मैं श्रोता के रूप में ही रहता था, मंच साझा किया हूँ। अभी युवा पीढ़ी कुछ निराश है या फिर कहें कि निरस्ता उनके अंदर है। अभी जो साहित्य के प्रति जो जुड़ाव, चाहे उर्दू साहित्य हो, हिंदी हो, जो जुड़ाव जिस तरह से साहित्य में रहना चाहिए, जो वो उसमें बहुत कमी देखी जाती है। आप किस तरह देखते हैं या कैसे वो उनके अंदर ये चाहत बढ़ेगी साहित्य को लेकर?
जब तक हमारे विद्यालय सिस्टम सुधार नहीं होगा, अच्छे हिंदी टीचर्स नहीं होंगे, तब तक के साहित्य की तरफ लोगों का रुझान नहीं आएगा। सबसे बड़ी कमी है कि विद्यालय में हिंदी साहित्य के पढ़ाने वाले टीचरों का अभाव है। सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जब तक उन्हें बच्चों को जब शिक्षा मिलेगा तभी ना, हिंदी साहित्य हो चाहे उर्दू साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो, जब तक भाषा मजबूत नहीं होगा आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रकट करेंगे। चलिए, अपनी जो आपकी रचना है, हम अपने जो हमारे दर्शक हैं चाहते हैं कि कुछ रचना जो आपको पसंद है या आप चाहते हैं कि आपके थ्रू ये रचना दर्शक सुन सकें, जो हमारे दर्शक हैं, तो कौन सी रचना सुनाना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कविताएं, मेरी काव्य संग्रह है न्याय पथिक, इसमें बच्चों, किसान, मजदूर और यहाँ तक कि न्यायालय पर भी लिखी कविताएं हैं। सभी से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरी अभिलाषा जो है, एक बहुत अच्छी कविता शुरुआत में हमने लिखी थी, छंद मुक्त, हृदय व्यथित है कदम कदम पर, कलुषित को भर जाने से, वीरान अट्टालिकाओं से घिरे परिसा शहर, जो छूते नव संसार, शाम ढलते चौंधियाती कोमल आँखें। काल्पनिक कहानी सा बंधवाया है राखी, पड़ोसी बहन थी वह केवल। सब ए बारात में के सेवैयाँ घर की देहरी चहकती ईद मिलन से, अछूता नहीं रहा चौपाल गांव ज्वार का, ढोल करताल से उड़ते रंग गुलाल, धर्म जाति और भाईचारे का रंग बदरंग हो गया है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और संवेदना से सजी मानव के अमूल्य श्रृंगार गोया इतिहास हो गया है। अलंकृत होना चाहता हूँ मैं फिर उसी तरह। ये मेरी अभिलाषा। बहुत अच्छी कविता। इस कविता में क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? अगर हम इसमें आपके दिल की आवाज़ जानना चाहें, क्या महसूस करते हैं आप, और क्या महसूस करके आपने ये कविता लिखा, क्या हम जानना चाहेंगे हम अपने दर्शकों के लिए? अभी ज़रूरत है समाज में समरसता का जी। देश में जो ये स्थितियां जो बनी हुई है, राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है, नफरती माहौल, इस कारण जो है हम लोग में भाईचारगी ख़त्म हो रही है। हम भारतीय हैं, न कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और भारतीयता पर संकट आ गया है। इसलिए मैंने ये रचना मेरी अभिलाषा के रूप में लाया हूँ। दूसरी कौन सी रचना आप चाहेंगे अपने हमारे दर्शकों को कि आपकी जो रचना जो और पसंद हो आपको? मेरी सभी कविताएं मेरे लिए अनमोल है। बिल्कुल, हाँ, वो तो बच्चों की तरह होती है कविताएं। मेरी रचना है, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक सकता हूँ, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी है जिसको मेरे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ये बात समाज में जानी चाहिए। आज न्यायालय में भ्रष्टाचार छिपा हुआ नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, और मैंने महसूस किया है। बिल्कुल, आप तो चूँकि एक कवि भी हैं और वकील भी हैं तो जी। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा, मैंने जो समझा जी। अच्छे पदाधिकारी भी हैं, नेट एंड क्लीन, 24 कैरेट सोना की तरह। हाँ, अच्छे बुरे सब लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन भ्रष्ट भी हैं। हाँ। मैंने जो देखा, जिससे मेरी लेखनी नहीं रुकी, उस पर भी कुछ लिखा आपने? उस पर भी मैंने लिखा। क्या है वो, सुनाएंगे क्या? जी, इस किताब में एक अदालत की हत्या, अच्छा, कविता है जी। विस्मय दृश्य, विस्मय दृश्य, विस्मय दृश्य, झिलमिल झिलमिल, न्याय का घर भी, बिचौलिए विद्वान वकील, शायद फंतासी लगे, और यूं ही आदेश और निर्णय बिकते और बिगड़ते भी। अदालत चूने और गारे का पीठासीन सज्जन सज्जन नहीं रहा। गांधी, बुद्ध और अंबेडकर के पैरोकार भी नहीं। क्या बात। दंभ मजिस्ट्रेट का। वाह वाह वाह, बहुत बहुत
बारीकी बात अदालत, रंगा बहादुर की विरासत और कुनबा के प्रेम पास में झिलमिल झिलमिल रास आ गया। कार्य संस्कृति की ऐसी तैसी देखते ही देखते जुडिशरी में मॉल खुल गया। शाम ढलते धीरे धीरे उतरता चोला, खुलती दुकान, जमती मजलिस देर रात, इस कस्बे के सूरा और सुंदरी के लिए माननीय उच्च न्यायालय लिया संज्ञान, किया निलंबित। बिना देर पदच्युति भी करने का फल मिल गया उसे। फिर भी नहीं थम रही हत्या अदालत की। रंगारंजन का अवतार हुआ, कुनबा का यहाँ विस्तार हुआ और किया घोषित ताल ठोक, मैं हूँ शंकर, अदालत मेरा कैलाश और कुनबा मेरा नंदी, से साले भंगी, मारो साले को। अरे बेशर्म, मार दिया अदालत और जीवित रह गए तुम। क्या बात। अरे बेशर्म, मार दिया अदालत और जीवित रह गए। जुडिशरी की यह अपकृति, मार दिया अदालत और जीवित रह गए तुम। दूध सा बाइजलास भी है इस जहां में, न्यायिक रही है जिनकी कार्य संस्कृति। दूध सा बाइजलास भी है, दूध सा बाइजलास भी है इस जहां में। वेरी गुड, क्या बात। न्यायिक रही है दोनों एंगल दिखाया जिनकी कार्य संस्कृति, होती जयगान चहुओर उनकी, जुडिशरी का यही उत्कर्ष हो, जुडिशरी का यही उत्कर्ष हो। अच्छा उदय जी, आपकी इन कविताओं को तो जो न्यायाधीश हैं, तो आप जुडिशियल वालों लोगों ने भी इसके आपकी पत्रिका को, इस काव्य संग्रह को देखा पढ़ा होगा, तो क्या रिएक्शन उनका मिला आपको? सभी ने सराहा। सराहा? सर आंखों पर आपने जो ये उंगली उठाया है, सर आंखों पर बैठाया है। अच्छा, किसी ने इतराज नहीं किया? नहीं, वेलकम, स्वागत किया है। स्वागत किया उन्होंने। ये बहुत बड़े हिम्मत की बात है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। और सभी पदाधिकारी ने इसे पढ़ा है और सराहा है, और इस तरह और लिखने की, जो सच्चाई है उसको लिखने की बात कहा है। सच्चाई अगर है तो सम्मान मिलेगा, स्वागत होंगे। झूठ लिखेंगे तो तिलांजलि होगी। विवर्स से हमारी बातचीत जो आप सुन रहे हैं, हमारे साथ अधिवक्ता और कवि उदय यादव हैं। इनकी ये जब ये काव्य संग्रह आई थी न्याय पथिक, तो इसको लेकर एक बड़ा आयोजन शिरघाटी में हुआ था। इसमें एक कविता का उदय नाम से परिसंवाद आयोजित हुआ था, और जिसमें कवि सम्मेलन सह मुशायरा भी हुआ, और इस काव्य संग्रह का विमोचन भी हुआ, और कई बड़े नामवर लोग, नामवर कवि, शायर और कई वक्ता और कई शहर के गण्यमान्य लोग, साहित्य की दुनिया से जुड़े लोग उसमें मौजूद थे, और मैं भी मौजूद था उस कार्यक्रम में। उदय जी, ये कार्यक्रम हुआ जो, कितना आपको उससे आपका हौसला बढ़ा, या कितना आपको हिम्मत मिली, और आगे क्या लगता है, आगे क्या करने का इरादा है आपको, या उस आयोजन को किस तरह याद करते देखते हैं आप? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, मुझे बहुत हौसला मिला, और उसके बाद जब ये किताब आई तो मुझे लगा कि मुझे और बेहतरीन रचनाएं लिखनी है। अच्छा, एक जिम्मेदारी बढ़ गई। एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि शहरोज भैया ने दूसरी किताब के लिए पहले ही अच्छा कि भाई दूसरी किताब भी आनी चाहिए। अरे तो अब मेरा ध्यान तो दूसरी किताब पर है, और मैं आपके मन से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय पथिक पढ़ें। इस किताब का मूल्य 250 है, लेकिन 50% डिस्काउंट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर डाक से भी मंगाना कोई चाहे तो मैं डाक से भी भेज दूंगा, मेरे पास सुविधाएं हैं, लिफाफा में पैक करके भेज दूंगा। इसको पढ़ें। यह मेरी जीवन यात्रा की एक मार्मिक कहानी भी है। जी। इसमें कुछ कविताएं जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई भी है, और समाज में जो विसंगतियां हैं, राजनीतिक जो विरोधाभास है, उस पर भी मैंने इस कविताएं लिखी हूँ। ये बातचीत के अंत में उदय जी, अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि आप लोग
साहित्यिक पत्र पत्रिका पढ़ें। समाज में, साहित्य में क्या घटनाएं घट रही है वो साहित्य से ही पता चलेगा। समाज में साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है। साहित्य नहीं रहेगा तो समाज टूट जाएगा। समाज में एकता बनाए रखने के लिए साहित्य का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि भाई साहित्य से लोगों का जुड़ाव हो, लोग पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे बातचीत करने के लिए उदय जी। आपको भी धन्यवाद। तो विवर्स से हम उदय यादव जी से बात कर रहे थे। साहित्य जो है वो कला की माँ है। साहित्य समाज का आईना है और एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि, एक शायर समाज में जो कुछ उनकी आंखों के सामने गुजरता है, जो कुछ होता है, वो अपनी कलम से अपनी वो कागज़ पे उकेरते हैं, उतारते हैं, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के रूप में। तो इन तमाम चीज़ों को जो अपने इस काव्य संग्रह में इन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया समाज में, और चूँकि ग्रामीण परिवेश में ये पले बढ़े, अदालत में चूँकि वकील हैं, समाज में रहे, एक शिक्षक के तौर पे रहे, तो कई तरह की भूमिका अदा किया इन्होंने और उन भूमिकाओं से जो कुछ इन्होंने हासिल किया उसको अपनी रचनाओं में उकेरा, सामने समाज के लाया। व्यूअर्स, सुन रहे थे आप हमारी बातचीत। फिर अगली मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।